वेलकम टू स्टडी टाइम्स। आई एम प्रोफेसर मुजफ्फर अली। आज स्टूडेंट क्योंकि एग्ज़ाम का ज़माना अब करीब आ रहा है और स्टूडेंट के कमेंट्स में रिक्वायरमेंट ये आ रही ज़्यादातर कि कुछ इम्पोर्टेंट के बारे में बताया जाए। देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टॉपिक तो इम्पोर्टेंट बताया जा सकता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। उसका रीज़न ये है कि हमारी जो केमिस्ट्री है वो उसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा वो फैली हुई है। लेकिन बहरहाल फिर भी हम अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत आपको गाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैंने जो सेकेंड ईयर इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ, इन और सेकेंड ईयर में आप एक बात याद रखें कि 4 हमारे पास पोर्शन होते हैं किसी भी सेकेंड ईयर पेपर के। एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चन, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसके अलावा एमसीक्यू का पोर्शन अलग होता है, वो सेक्शन ए हो गया, ये सेक्शन बी हो गया और ये सेक्शन सी हो गया। अच्छा, लेकिन इसी तरह फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शॉर्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉन्ग, ये 4 पोर्शन में एक तरह से डिवाइड होती है और आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जो क्वेश्चन 1 है शॉर्ट में, वो है ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं तो उसमें ग्रुप ट्रेंड्स है, उसमें दिए हुए आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए ज़रा सा थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि एक्चुअली ग्रुप ट्रेंड जो है वो वेरिएशन होता है किसी ग्रुप में। जो वर्टिकल कॉलम लगे होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है। तो हमें ये बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह वेरी करती है किसी ग्रुप में। आया वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है, और अगर ऐसा करती है तो क्यों करती है। बस आपने इस तरह से किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से बताना है। तो एक बात मैं ज़रा सा आपको थोड़ा सा और बताता चलूं कि ये जैसे इस तरह अगर कोई ग्रुप ट्रेंड पूछ लिया जाए तो आपने करना क्या है। जैसे कि वो बाय नेम पूछ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एग्जांपल, तो आपने सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना है। उसके बाद ग्रुप ट्रेंड लिखना है। ग्रुप ट्रेंड का मतलब क्या है कि किसी ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। तो नॉर्मली आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है किसी ग्रुप में। तो ये तो हो गया ट्रेंड। और तीसरी और बड़ी अहम चीज वो ये बतानी है कि वो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों करती है, क्या रीजन है। ये 3 चीजें जो है ना ग्रुप ट्रेंड के अंदर लिखनी होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और ये सिर्फ एक ग्रुप के हवाले से नहीं लिखनी है आपको। इसमें आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट के 2 ग्रुप हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट के 5 ग्रुप हैं। तो उनमें से जो जनरली बुक में दिए हुए ग्रुप 1 2 इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 3 और 4 या उससे आगे पी ब्लॉक एलिमेंट की जो ग्रुप ट्रेंड्स होते हैं वो बयान करने। तो बस एक बात जहन में रखिएगा कि इसमें 3 चीजें मेंशन करनी है: डेफिनेशन, ट्रेंड और रीजन। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात। डेफिनेशन क्या है कि जो भी प्रॉपर्टी दी हुई है उसको डिफाइन करना है कि ये आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये आप जानना आपके लिए जरूरी है कि ये है क्या। नंबर 2, ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि जैसे ये ग्रुप बना हुआ है, इसमें एलिमेंट लिखे हुए, सपोज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो आपका ये जानना जरूरी है कि डाउन द ग्रुप आप जाए तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से कम होगी, सोडियम की पोटाशियम से कम होगी, यानी कि सबसे ज्यादा पोटाशियम की। तो ये ट्रेंड कहलाता है। और नंबर 3 क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये बताना जरूरी है। तो ये 3 चीजें आप हमेशा याद रखें कि ग्रुप ट्रेंड के टॉपिक में आपको जानना। दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। ये नॉर्मली देखें, एक बात आपको बताते चलूं कि जो लोग ये सोचते हैं
कि कोई टॉपिक जो है वो लॉन्ग या शॉर्ट का होता है। ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको शॉर्ट में कर दिया जाता है, और अगर 4 मार्क्स से ज़्यादा का है तो उसे लॉन्ग में कर दिया जाता है, और उसके साथ किसी सब टॉपिक को जोड़ दिया जाता है जो उससे रिलेटेड भी हो सकता है और जिससे उससे रिलेटेड नहीं भी हो सकता। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कास्टिक सोडा जो है वो शॉर्ट में ही हो, ये लॉन्ग में भी हो सकता है। तो इसको याद करने का एक फ़ायदा ये भी है कि चाहे शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए तो आप दोनों जगह इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन को। नंबर 3, मेरे लिहाज से ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस लिहाज से कि ये बेसिक जो पेपर होता है आपका उसका सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन होता है, आईयूपीएक नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये ज़रूरी है कि आप लोग ये लाजमी करें ताकि आपका एक क्वेश्चन, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन करने, तो ऐसी प्लानिंग करें कि आपके वो क्वेश्चन जिनको आपको ज़्यादा रटना ना पड़े, समझने से आप कर सकते हैं, तो वो ज़रूर अटेम्प्ट कर लें। तो ये अच्छा, ये रीजन और केमिकल इक्वेशन देखिए, बेसिकली जो हम ग्रुप ट्रेंड पढ़ते हैं, ये ग्रुप ट्रेंड में जो मैंने एक वर्ड यूज किया आखिर में देखे, रीजन। अब ये टेक्निक है, आप लोग समझ लें कि जितने भी ग्रुप ट्रेंड में रीजन होते हैं वही रीजन्स यहाँ पर पूछे जाते हैं एक अलग सवाल में। ये 4 होते हैं, कब समटाइम 5 भी होते हैं, लेकिन मार्क्स 4 ही होते हैं इनके। तो लिहाजा ये बात जहन में रखें कि ये जो रीज़न है ये एक्चुअली अटेम्प्ट करना लोगों को इसलिए मुश्किल लगता है कि वो रीजनिंग जो है ये ग्रुप ट्रेंड में से छोड़ के चले जाते हैं आगे। दूसरी बात ये है कि ये दोनों इनऑर्गेनिक के चैप्टर जो है उनसे रिलेटेड है, चैप्टर 1 और 2, एस ब्लॉक एलिमेंट से भी, पी ब्लॉक एलिमेंट से भी और डी ब्लॉक एलिमेंट से भी। तो ये रीजन जो है क्योंकि दोनों चैप्टर से रिलेटेड है, लिहाजा ग्रुप ट्रेंड आप एस ब्लॉक का भी पढ़ते हैं और ग्रुप ट्रेंड जो है वो आप डी ब्लॉक का भी पढ़ते हैं। तो उन दोनों ही से टॉपिक से ये रीजन लिए जाते हैं ज़्यादातर, बहुत कम ऐसा होता है जो बाहर से आउटसाइड होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टीज याद कर रहे हैं, अगर आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज के बारे में ये आइडिया है रीजन का, इस तरह पढ़ा हुआ है आपने, तो ये रीजन बआसानी किए जा सकते हैं। तो एक सवाल ये हो सकता है बड़े आराम से, जिससे आपका पेपर जो है वो इजीली कम। केमिकल इक्वेशन एक डिफिकल्ट टास्क है। केमिकल इक्वेशन इसलिए डिफिकल्ट टास्क है कि ये भी बुक में किसी भी जगह से पूछे जा सकते हैं, तो स्टूडेंट जो है ना वो इतना ज़्यादा जो है ना इसमें अवेयर नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें समझने से ज़्यादा इसको याद रखने की जो है ना इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अच्छा, ये जनरल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल या पीवीसी और नायलॉन की फॉर्मेशन। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो सोचता है कि उसके लिए इक्वेशन लिखना मुश्किल है, तो मेरा उसके लिए मशवरा यही होगा कि वो फार्मास्यूटिकल या नायलॉन या पीवीसी की फॉर्मेशन जो है ना ये याद कर ले, उससे उसको बआसानी जो है ना वो एक सवाल ये कर सकता है। इसी तरह केमिस्ट्री, और ये लाजमी करे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि ये भी इस साल जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं बता दूं आपको, इन सारे क्वेश्चन में से ये और ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लाजमी, जो स्टूडेंट जो है उनको थोड़ा सा केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो आप इसको बगौर समझेंगे तो ये नॉट मोर देन 1 पेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन बस इसमें ये बताना है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या सल्फर ऑक्साइड्स जो होते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर में फॉर्म किस तरह होते हैं और इनकी हैजर्डस क्या है, या ये क्या कॉज करते हैं, बस ये इतना बताना है। बस इसमें कुछ ज़्यादा लिखने वाली चीज़ नहीं। इसी तरह प्रोडक्शन या डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर, तो आपको ये बताना है कि ओजोन की जो फॉर्मेशन होती है स्ट्रेटोस्फेयर में वो किस तरह होती है, और सीएफसी के थ्रू ओजोन की डिस्ट्रक्शन किस तरह होती है। बस ये 2 टॉपिक आप कर लें, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन जो है वो इस पोर्शन को कवर कर लेगा, क्योंकि आपके रिड्यूस सिलेबस के बाद थोड़ी सी एक आसानी हो गई कि ये 2 टॉपिक ही इंक्लूड है। तो ये शॉर्ट का सेक्शन हो गया। अगर आप इनऑर्गेनिक के लॉन्ग के सेक्शन की तरफ आए तो उसमें आप देख लें कि इसमें मेन जो टॉपिक है ना वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये जो क्वेश्चन होता है ये 8 मार्क्स का होता है। अच्छा, जब 8 मार्क्स का होता है ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन है ये हार्डली 5 मार्क्स की होती है। लेकिन क्योंकि मेन बॉडी क्वेश्चन की यही है, इसके साथ जो है डिहाइड्रेशन प्रॉपर्टी दी हुई है या कोई और चीज इसके साथ ज्वाइन करके 3 मार्क्स का जो है ना एक और पोर्शन होगा। तो ये आप जहन में रखिएगा कि वो लाजमी इसके साथ कर लें आप। इसकी इसी की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी है या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है सल्फ्यूरिक एसिड की, वो कर लें। अच्छा, ये इसके साथ एक क्वेश्चन है केमिकल इक्वेशन, ये भी 8 मार्क्स की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो है सम टाइम ये क्वेश्चन 4 में दे देते हैं, सम टाइम क्वेश्चन 3 में दे देते हैं। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इसको इसके साथ देते हैं या इसके साथ देते हैं। ये बस एक समझे आइडिया है, क्योंकि टोटल मार्क्स जो है 16 है ना, तो वो 8 मार्क्स का पहला पार्ट हो गया, 8 मार्क्स का दूसरा, तो इसको वो कभी इधर कर देते हैं कभी इधर कर देते हैं। अच्छा, जैसे मेरा जो आइडिया ये है कि ये भी किया जा सकता है, इसको इंटरचेंज भी किया जा सकता है। ये बात आप जहन में रखिए। और मोस्ट लाइकली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपको प्रॉपर्टीज मिल जाए। वजह उसकी ये है कि जो कॉपर है वो भी डी ब्लॉक से, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये भी डी ब्लॉक से। तो एक क्वेश्चन में ए और बी दोनों डी ब्लॉक से जो है कम चांसेस हैं कि वो दिए जा सके, लिहाजा इसको इसमें ट्रांसफर कर दें, इसको इधर कर दें। बहरहाल ये आपका लॉन्ग का यही सेक्शन होता है हमारे। और केमिकल इक्वेशन के लिए कोई गैस नहीं होता, ये नॉर्मली केमिकल इक्वेशन किसी भी जगह से पूछ ली जाती है। तो ये आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर के लिए इतना ही है बस। ओके स्टूडेंट, नाउ जैसे कि मालूम है आपको इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में, दो सेक्शन है इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट सेक्शन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शॉर्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉन्ग के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये इसमें शॉर्ट में भी उसी तरह 7 पार्ट्स होते हैं, उसमें 4 आपने अटेम्प्ट्स करने। तो नॉर्मली जो पहला पार्ट होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन बेसिकली जो स्ट्रक्चर है पेपर का वो इस तरह से होता है कि एक पार्ट इसमें डेफिनेशन का होता है। ये 4 मार्क्स की डेफिनेशन होती है, 1 मार्क ईच। नॉर्मली ये चैप्टर नंबर जो आपका इंट्रोडक्शन है वहाँ से दे देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ऑक्टेन नंबर है, ऑक्टेन नंबर, इस तरह की कोई डेफिनेशन पूछ लेंगे, या रिफॉर्मिंग पोलीमराइजेशन तो ये इस तरह के, या आइसोमरिज्म। आप जो शॉर्ट टॉपिक्स है ना उनकी डेफिनेशंस जो है पूछी जाती है इस पार्ट में, तो आप जहन में रखिए जो इसमें। तो ये बहुत इजी होता है अगर आप इसको देखें, सही है ना, तो ये आप कर लें। और तो डेफिनेशन बेसिकली 5 या 6 गिवन होती है, लेकिन आप ये जहन में रखिएगा कि उसमें हमेशा एनी 4 का ऑप्शन ही होता है। तो ये डेफिनेशन, क्योंकि मेरा यह ख्याल है कि क्योंकि जो लोग ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते उनके लिए ये सवाल इजी होता है डिफाइन करना किसी चीज़ को भी। तो थोड़ा सा आप ध्यान दें कि जो आप फोकस उस चीज़ पे करें जो आपकी कैपेसिटी है, जिसमें आप समझते हैं कि मैं ये तैयारी ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सकता हूँ, तो वो डेफिनेशन कर लें। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ, देखिए आपके पास चंद कंपाउंड है, मिसाल मैं दे रहा हूँ, जैसे इथेन है, इथीन है, इथाइन है। और अब आपकी बुक में कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर भी पूछा गया है, तो ये भी कार्बोनाइल ग्रुप का भी स्ट्रक्चर जो है पूछा जा सकता है इसमें। ये 2 मार्क्स का होता है नॉर्मली, इसके साथ जो है एक पार्ट और जोड़ देते हैं 2 मार्क्स का। उसमें जिस जिस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पूछा जाता है उसकी या तो प्रिपरेशन इक्वेशन पूछ लेते हैं, या और फिर इसका किसी के साथ एक रिएक्शन भी पूछ लेते हैं। तो लिहाजा
ये 2 मार्क्स के लिए ये भी हो गया पार्ट। लेकिन आप जरूर ध्यान में रखिए कि ये ये भी ज़्यादा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होता। ये वाला सवाल भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। आप इसकी ऑर्बिटल डायग्राम और उसकी हाइब्रिडाइजेशन याद करने से, कि कंपाउंड में कार्बन जो है वो किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है और उसका एंगल कितना है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और कार्बोनाइल ग्रुप और बाकी में इसके ऑर्बिटल डायग्राम ध्यान में रखिएगा। ये इसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन से रिलेटेड है। देखें इक्वेशन जो है ना वो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं पूछी जाती, तो ये ज़रा एक डिफिकल्ट टास्क होता है। होती तो ये भी 4 मार्क्स की है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, अगर आपको इक्वेशन याद होती जा रही है तो ये कोई गैस नहीं कर सकता कि इक्वेशन कहाँ से पूछी जा सकती। इक्वेशन किसी भी जगह से पूछी जाती है, किसी भी टॉपिक से। तो नॉर्मली इस चैप्टर में ऐसे अगर देख रहे हैं आप, तो जैसे ये 3 सब्सटेंस है, 3 इथाइन, तो इसमें से अगर देते हैं तो वेल एंड गुड, आप इसकी तैयारी करें तो इसी की इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये ज़रूरी नहीं है, कि बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये इक्वेशन जो है वो आगे के चैप्टरों से भी पूछ ली जाए, अल्डिहाइड कीटोन से भी पूछ ली जाए नॉर्मली, तो फिर स्टूडेंट परेशान होते हैं। लेकिन अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की और इसकी प्रिपरेशन और रिएक्शन की, तो फिर यहीं से ये इक्वेशन भी दे दी जाती है। तो ये करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर आप इसकी तैयारी करें तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये कोई भी ना छोड़े। वजह उसकी ये है कि देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो ऑल अबाउट IUPAC नेमिंग भी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम रखने के 2 तरीके हैं, या तो वो IUPAC तरीके से रखा जाता है या कॉमन तरीके। कॉमन कोई तरीका तो नहीं होता। कोई भी कंपाउंड जब डिस्कवर होता है तो, या जिस चीज से डिस्कवर हो रहा है, जिस आदमी ने डिस्कवर किया, या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी बेस पे जो है उसका नाम पड़ गया, तो उसे कॉमन तरीक़ेकार कहा जाता है। ये कोई मेथड नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन होंगे 4, और 4 मार्क्स के लिए आपको IUPAC नाम उसका लिखना होगा। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि पूरी बुक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑर्गेनिक नेमिंग दी हुई जाती है, IUPAC नेमिंग दे दी जाती है, और स्टूडेंट से रिक्वायरमेंट यही होती है कि वो उसकी इक्वेशन मेंशन कर दे, इक्वेशन लिख दे, या उसकी केमिस्ट्री लिख दे। जैसे मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो लॉन्ग में SN1 SN2 मैंने लिख दिया है, ये भी सम टाइम जैसे अगर वो कह देता है कि आप टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड react with सोडियम साइनाइड, अब ये सपोज करें ये लिख दिया। अब स्टूडेंट जब तक ये नहीं जानेगा कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या है, तो वो इक्वेशन किस तरह लिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी उसको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसे IUPAC नेम या कॉमन नेम आने चाहिए। हर कंपाउंड जो बुक इस चैप्टर नंबर 3 से लेकर ऑनवर्ड लास्ट चैप्टर तक दिए हुए, उन सब के वो जैसे जैसे तैयारी कर रहा है उनके IUPAC नेम साथ लिखता रहे और कॉमन नेम भी जानता रहे, तो वो उसके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक और मसला है, देखें लॉन्ग में एक क्वेश्चन और दिया हुआ, ड्रा द स्ट्रक्चर। ये ड्रा द स्ट्रक्चर में एक मिसाल दे देता हूँ, जैसे केटोल दे दिया आपको या रिसोसिनॉल दे दिया, और उससे आपको डिमांड ये कर रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आप इनका स्ट्रक्चर लिख दें। तो वो इन कॉमन नेम से वो स्ट्रक्चर किस तरह बनाएगा जब तक कि वो ना जानता हो कि इनका कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम वो याद नहीं करा सकता आपको। ये कॉमन नेम आप बाय प्रैक्टिस जो है ना, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप उनको नोट करते जाएं और उनको प्रैक्टिस में लाएं, ताकि वो आपको याद रहे। तो उनका स्ट्रक्चर देखिए, ये बहुत इजी सवाल होता है, ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। ये जैसे जैसे कंपाउंड आ रहे हैं आप नोट करते जाएं, उन्हीं कंपाउंड में से किसी को और ये होता भी देखें कितने मार्क्स का है, ये 8 मार्क्स का है। यहाँ कोई जहन नहीं चलाना, कुछ नहीं, बस आपकी याददाश्त का इम्तिहान है कि आपने कितना जो है ना प्रैक्टिस की हुई है इन नामों। तो नाम जो भी कॉमन नेम है उनके आप स्ट्रक्चर को नोट करते जाएं। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, और मैं ये आपको बता दूं
कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे आसान यही दो टॉपिक है, और अगर आप दूसरे टॉपिक पे जाएंगे तो और मुश्किल होते चले जाएंगे। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है, चले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसी हद तक लिख लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसके बी पार्ट है ये, रिएक्शन ऑफ फिनोल, कार्बोहाइड्रेट्स, कीटोन एंड अल्कोहल। ये भी 8 होंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये 4 मुख्तलिफ चैप्टर से होंगे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इसका बी पार्ट करना है तो आपको 4 चैप्टर की तैयारी होनी चाहिए आपके पास, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें है तो ये पूरी बुक पे ऑन दी होल, लेकिन इसके अंदर निस्बतन रिएक्शन लिखने से आसान है ये स्ट्रक्चर बनाना। तो लिहाजा लॉन्ग के अंदर अटेम्प्ट करते वक्त आप ये बात जहन में रखें कि वो सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करें जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो। तो इक्वेशन लिखने में गलती भी कर देते हैं, फिर इस तरह की पूरी केमिस्ट्री को याद रखना भी ज़रा डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन ये है कि जो लॉन्ग में दोनों क्वेश्चन दिए हुए, पहले भी मैंने बताया था, इन ऑर्गेनिज्म में भी ये होता है कि जो बी पार्ट है वो वेरी कर सकता है, ए इसके बी के साथ आ सकता है और इसका बी जो है इसके ए के साथ आ सकता है। तो आप इस जहन को ना बनाएं कि ये पैटर्न जो है एक फिक्स पैटर्न है, ये फिक्स पैटर्न नहीं है, इसमें ये सवाल इंटरचेंज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी ये समझाने की कि पेपर ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का किस पैटर्न पे बनता है। आई होप कि आपने समझा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और उसमें से कोई क्यूरी अगर आपको नज़र आती है, कोई सवाल है आपके जहन में, तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम।